Hello students, in this video I'll discuss about a very important concept of economics, that is theory of demand. The concept is important for both the HS students and degree final semester students. Here I'll discuss about various concepts of demand like meaning of demand, its determinants, law of demand, changes in demand, etc. So let us start our discussion with the introduction of the concept of demand. The concept of demand and supply are one of the most relevant topics of economics. By going through this concept, we will be able to find answers of many questions like why do we demand goods and services, how prices of goods changes, and what happens when the government intervenes in the market. Demand also reflects the consumption expenditure of the people. It also helps in determining the production, investment, capital formation, and employment in the economy. So, what is demand? In general words, wish, want, desire, and demand sound similar, but in economics, demand meaning is different. Generally, हम जो है wish या कोई want या कोई desire इन सबको demand समझते, लेकिन demand का इकोनॉमिक्स में मीनिंग अलग है. सिर्फ किसी चीज़ का विश होना ही या फिर डिज़ायर होना ही डिमांड नहीं होता है. डिमांड होने के लिए तीन चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है. टू बिकम ए डिमांड, थ्री थिंग्स आर रिक्वायर्ड. फर्स्ट, विश, वांट और डिज़ायर टू हैव ए गुड एंड सर्विस. कोई भी गुड और सर्विस पाने का डिज़ायर होना पड़ेगा. सेकेंड, एबिलिटी टू पे फॉर द गुड एंड सर्विस, दैट इज परचेसिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर. दूसरा, सिर्फ विश या डिज़ायर होने से नहीं होगा, उसको खरीदने का हमारे पास पैसा भी होना पड़ेगा, दैट इज एबिलिटी टू पे. और तीसरा जो चीज़ है वो है विलिंगनेस टू पे और स्पेंड फॉर द गुड और सर्विस एट दैट पर्टिकुलर प्राइस एंड टाइम. तो सिर्फ खरीदने का डिज़ायर होने से और उसको खरीदने का पैसा होने से भी नहीं होगा, उसके साथ साथ उसको खरीदने का उसी टाइम पे उसी पैसे पे खरीदने का विलिंगनेस भी होना पड़ेगा. कभी कभी क्या होता है, हम कुछ खरीदना चाहते हैं, जैसे कि मैं अगर कार खरीदना चाहता हूँ और मेरे पास कार खरीदने का पैसा भी है, लेकिन सपोज मैं वो कार अभी नहीं खरीदना चाहता, मैं वो कार दिवाली में खरीदूंगा क्योंकि दिवाली में मुझे बोनस काफ़ी डिस्काउंट मिलेगा उस पर, तो मैं दिवाली पे खरीदूंगा. तो तब भी ये डिमांड नहीं होगा. डिमांड होने के लिए ये तीनों चीज़ें एक साथ होना बहुत ज़रूरी है. विश और वांट, एबिलिटी टू पे, दैट मीन्स वो खरीदने का उसका पैसा होना पड़ेगा और उसको उसी टाइम पे खरीदना पड़ेगा, तभी जाके वो डिमांड होगा. सो डिमांड मीन्स it is a commodity that the consumer will purchase or will be ready to buy at various given prices and at a particular price. Now we can look at two types of demand. दो तरीके का डिमांड होता है, individual demand and market demand. Individual demand for a commodity is the amount of that a consumer will purchase or will be ready to buy at various given prices and at a particular price. इंडिविजुअल डिमांड का मतलब है कोई भी एक कमोडिटी जो एक इंडिविजुअल एक डिसाइडेड प्राइस में खरीदना चाहता है. एंड व्हाट इज मार्केट डिमांड? मार्केट डिमांड इज सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड. बहुत सारे लोगों के इंडिविजुअल डिमांड को ऐड करके एक साथ हमको मिलेगा मार्केट डिमांड. नाउ फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इंडिविजुअल डिमांड. जो इंडिविजुअल डिमांड है, जो कोई भी एक इंडिविजुअल का जो खरीदने का
जो विश है या डिजायर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कौन कौन सा फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। सबसे पहला जो फैक्टर है जिसके ऊपर किसी भी इंडिविजुअल का डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस डिपेंड करता है वो है उसका प्राइस ऑफ द गुड। हम जब कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि उसका प्राइस कितना है। प्राइस के ऊपर डिपेंड करके ही हम कोई भी चीज खरीदते हैं। अगर प्राइस ज्यादा होता है तो डिमांड कम होता है, और अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड ज्यादा होता है। सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर दैट डिटरमाइंस डिमांड। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइंस डिमांड इज इनकम। हमारा खुद का इनकम, मेरे पास कितना पैसा है। जनरली इनकम एंड डिमांड आर पॉजिटिवली रिलेटेड। दैट मीन्स अगर इनकम इंडिविजुअल का ज्यादा होता है तो डिमांड ज्यादा होता है, और अगर इनकम इंडिविजुअल का कम होता है तो डिमांड कम होता है। लेकिन ये पॉसिबल है ओनली इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। गुड्स जो है दो तरीके का होता है, नॉर्मल एंड इन्फीरियर। नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम बढ़ने के साथ साथ डिमांड बढ़ जाता है, और इनकम कम होने के साथ साथ डिमांड कम हो जाता है। लेकिन इन्फीरियर गुड्स जो होता है, व्हाट आर इन्फीरियर गुड्स? इन्फीरियर गुड्स का मतलब है कि इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा, और इनकम कम होने से डिमांड कम नहीं होगा, डिमांड बढ़ जाएगा। सो इन्फीरियर गुड्स क्या है? एग्जांपल इसका होगा जैसे कि लो क्वालिटी गुड्स या सेकेंड हैंड गुड्स हो गया। तो जब आदमी का जब इनकम बढ़ता है, इंडिविजुअल का जब इनकम बढ़ता है, तो क्या होता है, वो अगर उसके पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है उसके घर में, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का डिमांड नहीं बढ़ा देगा। वो क्या करेगा, वो कोई नया अच्छा सा कलरफुल टीवी खरीदेगा। तो जो लो क्वालिटी या फिर जो सेकेंड हैंड गुड्स होता है, जनरली दोज गुड्स आर इन्फीरियर गुड्स, जिसका डिमांड कम हो जाता है इनकम बढ़ने से। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स डिमांड इज प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अभी रिलेटेड गुड्स क्या होता है? ए गुड विच कैन बी ए गुड विच हुज डिमांड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ अनदर गुड। एक गुड जिसका डिमांड इफेक्ट होता है दूसरे गुड के प्राइस चेंज होने से, उसी को हम बोलते हैं रिलेटेड गुड, जो एक दूसरे से रिलेटेड होता है। अभी रिलेटेड गुड दो तरीके के होते हैं, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर वन अनदर, जो एक दूसरे का एक नहीं तो दूसरा हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका हो गया कोलगेट एंड पेप्सोडेंट। अगर हम कोलगेट यूज नहीं करना चाहते तो पेप्सोडेंट यूज कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हो गया कोका कोला, पेप्सी। तो ऐसे जितने भी गुड्स है जिसका बहुत सारा ब्रांड्स, अलग अलग बहुत सारा कलर और क्वालिटी का होता है, वो सारे गुड्स को सब्स्टिट्यूट गुड्स कहा जाता है। अभी सब्स्टिट्यूट गुड के केस में क्या होता है, अगर सपोज कोलगेट का दाम बढ़ गया तो इससे क्या होगा, कोलगेट का डिमांड कम हो जाएगा, और लोग पेप्सोडेंट का प्राइस अगर सेम भी है तो पेप्सोडेंट का डिमांड बढ़ जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट गुड के केस में अगर एक गुड का प्राइस बढ़ जाता है तो दूसरे गुड का डिमांड बढ़ जाता है। और सेकेंड टाइप ऑफ रिलेटेड गुड है कॉम्प्लीमेंटरी गुड। कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डिमांडेड जॉइंटली, जो एक साथ डिमांड किया जाता है। जैसे कि आपका हो गया कार एंड पेट्रोल। अगर कार खरीदते हैं तो पेट्रोल भी भरना पड़ेगा। पेन एंड इंक, पेन अगर खरीदते हैं तो पेन में इंक भी होना पड़ेगा। तो ये सब है एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरी गुड, जो एक साथ डिमांड किया जाता है। कॉम्प्लीमेंटरी गुड के केस में क्या होता है, अगर पेट्रोल का दाम बहुत बढ़ जाता है तो इससे क्या होगा, कार का डिमांड कम हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंटरी गुड का केस में अगर एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे का डिमांड जो है वो कम हो जाता है। दिस इज इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंटरी गुड। और जो फाइनल जो फैक्टर है जो इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करता है, दैट इज टेस्ट, प्रेफरेंस एंड फैशन ऑफ द कंज्यूमर। हम क्या खरीदते हैं, हम क्या पसंद, ये क्या बाजार में कौन सा प्राइस में खरीदेंगे, दिस डिपेंड्स ऑन आवर टेस्ट, प्रेफरेंस एंड फैशन। अगर हम कोई भी एक प्रोडक्ट के ऊपर पर्टिकुलर टेस्ट डेवलप करेंगे तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा, और अगर कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमें अभी अब पसंद नहीं है तो उसका डिमांड कम हो जाएगा। सो दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स इंडिविजुअल डिमांड। नाउ अभी कौन कौन से फैक्टर है जो मार्केट डिमांड को अफेक्ट करता है? मार्केट डिमांड मतलब सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, बहुत सारे इंडिविजुअल डिमांड्स को एक साथ मिला के होता है मार्केट डिमांड। सो पहला जो फैक्टर है जो मार्केट डिमांड को अफेक्ट करता है वो है पॉपुलेशन।
एक एरिया में पॉपुलेशन जितना ज़्यादा होगा, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस उतना ही ज़्यादा होगा, और एक एरिया के अंदर अगर पॉपुलेशन कम है तो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस भी कम होगा। जो सेकेंड फैक्टर है जो मार्केट डिमांड को अफेक्ट करता है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर एक एरिया के अंदर जो लोग रह रहे हैं, अगर उसका इनकम, उन लोगों का इनकम बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस भी ज़्यादा होगा और बहुत ही हाई क्वालिटी और हाई प्राइस गुड्स का डिमांड ज़्यादा होगा। और अगर एक एरिया के अंदर जो लोग रहते हैं उनका अगर इनकम बहुत कम है तो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस भी कम होगा और वो लोग लो क्वालिटी लो प्राइस गुड्स डिमांड करेंगे। सो दिस इज हाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अफेक्ट्स मार्केट डिमांड। द थर्ड important factor that affects market demand is season and weather। सीजन एंड वेदर के हिसाब से भी मार्केट डिमांड चेंज होता है। जैसे कि गर्मी का सीजन में एसी, कूलर, ये फ्रिज, या फिर रेनी सीजन में आपका रेन कोट, अम्ब्रेला, या फिर ठंड का सीजन में वुलन क्लोथ्स, इसका डिमांड ज़्यादा होता है। तो सीजन एंड वेदर के हिसाब से भी मार्केट डिमांड चेंज होता है। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज भी मार्केट डिमांड को अफेक्ट करता है। जैसे कि गवर्नमेंट ने अगर किसी भी चीज़ पर टैक्स बढ़ा दिया तो उसका डिमांड मार्केट में कम हो जाएगा, और अगर गवर्नमेंट कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर सब्सिडी दे रहा है तो उसका डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगा। दिस इज हाउ दिस फैक्टर्स अफेक्ट्स द मार्केट डिमांड। नेक्स्ट इज डिमांड फंक्शन। कोई भी जो फंक्शन होता है वो क्या दिखाता है, वो रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन टू एंड मोर वेरिएबल्स। एंड डिमांड फंक्शन जो है वो दिखाता है फंक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड। तो अभी हमने देखा कि कौन कौन से फैक्टर है जो इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करता है। दोज फैक्टर्स आर प्राइस ऑफ ऑन गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। सो डिमांड फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, dx इज अ फंक्शन ऑफ px, py, y एंड t, वेयर px इज द प्राइस ऑफ गुड x जो कि पहला डिटर्मिनेंट है डिमांड का, py इज द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, y मीन्स इनकम, t मीन्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस। दिस इज हाउ डिमांड फंक्शन रिप्रेजेंट्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ डिमांड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट concept in economics, law of demand. So law of demand, what does the law of demand says? Law of demand says that whenever price increases, demand decreases, and when price decreases, demand increases. That means the law of demand explains the inverse relation or the opposite relationship between demand and price. जब भी प्राइस बढ़ेगा कोई किसी भी कमोडिटी का, उसका डिमांड कम हो जाएगा, और जब भी प्राइस कम हो जाएगा किसी भी कमोडिटी का, उसका डिमांड बढ़ जाएगा। सो दिस इज हाउ द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स द ऑपोजिट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। नाउ इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द लॉ विल टेक द हेल्प ऑफ फ्यू एजम्पशंस। जैसे कि पहला एजम्पशन है देयर आर ओनली टू बायर्स। हम ये एज्यूम करेंगे कि सिर्फ दो बायर्स है, क्योंकि बहुत सारे बायर्स को एक मॉडल में दिखाना पॉसिबल नहीं है। एंड दोस टू बायर्स वांट टू बाय आइसक्रीम, वो आइसक्रीम खरीदना चाहते हैं एट ए गिवन प्राइस। प्राइस जो है ऑलरेडी मार्केट में तय है, वो फिक्स है और ऑलरेडी तय है, तो उस प्राइस में दो कंज्यूमर जो है वो आइसक्रीम खरीदना चाहते हैं। देन देयर इज नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर का इनकम जो है वो फिक्स है, ये भी हम एज्यूम करेंगे। देन देयर इज नो चेंज इन द प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सो आइसक्रीम का जितना भी रिलेटेड गुड्स है उन सारे रिलेटेड गुड्स का प्राइस जो है वो फिक्स है। And the last assumption is there is no change in the taste and preference and fashion of the consumer. Consumer का taste और preference भी fix है। तो ये सब assumptions लेने के बाद हम law को explain करने के लिए हम use करेंगे table demand schedule। तो जैसे कि डिमांड दो तरीके का होता है, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। तो डिमांड शेड्यूल भी दो तरीके का होगा, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट इन दिस टेबल द फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट्स प्राइस ऑफ आइसक्रीम। सो ये 1 रुपए है, 2 रुपए है, 3 रुपए, 4 रुपए। दिस सेकेंड कॉलम रिप्रेजेंट्स इंडिविजुअल एज डिमांड। दैट मीन्स इंडिविजुअल ए 1 रुपए में कितना आइसक्रीम खरीद रहा है, 2 रुपए में कितना खरीद रहा है। तो इस तरीके से 1 रुपए में इंडिविजुअल ए 4 आइसक्रीम खरीद रहा है, 2 रुपए में 3 रुपए में 2 आइसक्रीम, और जब
4 रुपए हो गया, प्राइस जब बढ़ गया तो क्या हो, सिर्फ वो एक आइसक्रीम खरीद रहा है। तो इसी हिसाब से जब प्राइस बढ़ रहा है, आइसक्रीम का प्राइस जब बढ़ रहा है तो इंडिविजुअल ए का डिमांड कम हो रहा है, 4 3 2 1 हो गया। इंडिविजुअल बी इज डिमांड 1 रुपए आइसक्रीम में वो 5 आइसक्रीम डिमांड कर रहा है, जब प्राइस बढ़ के 2 रुपए हो गया 4 आइसक्रीम डिमांड कर रहा है, 3 रुपए में 3 और 4 रुपए में 2। तो इस तरीके से इंडिविजुअल बी का भी डिमांड कम हो रहा है विद द इंक्रीज इन प्राइस। एंड द लास्ट कॉलम इज मार्केट डिमांड। व्हाट इज मार्केट डिमांड? मार्केट डिमांड इज सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। तो यहाँ पे क्योंकि मार्केट में हमने एज्यूम किया है सिर्फ 2 ही इंडिविजुअल है, तो इन दोनों इंडिविजुअल का डिमांड प्लस करके हमको क्या मिलेगा? मार्केट डिमांड। जैसे कि एट प्राइस 1 मार्केट डिमांड हो गया 4 + 5 9, एट प्राइस 2 3 + 4 7, एट प्राइस 3 2 + 3 5, एंड एट प्राइस 5 1 + 2 3। तो इस हिसाब से मार्केट डिमांड भी क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है प्राइस के बढ़ने के साथ। नाउ जो टेबल वहाँ पे हमने दिखाया उसी टेबल को हमने अभी डायग्राम से दिखाया यहाँ पे। दिस इज अ डिमांड कर्व फॉर इंडिविजुअल ए, दिस इज डिमांड कर्व ऑफ इंडिविजुअल बी, एंड दिस इज द मार्केट डिमांड कर्व व्हिच रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। बाय प्लॉटिंग प्राइस on the vertical axis and quantity demanded on the x axis, we joined those different points of relationship between price and quantity demanded, and we got the demand curve for individual A, individual B and the market demand curve. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि the demand curve slopes downward, the demand curve slopes डाउनवर्ड स्लोप है। क्यों डाउनवर्ड स्लोप है? क्योंकि हायर द प्राइस लोअर इज द डिमांड, एंड लोअर द प्राइस हायर इज द डिमांड। प्राइस और डिमांड के बीच में ऑपोजिट रिलेशन है, दैट इज व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। नाउ व्हाई द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड? हम जानते हैं कि डिमांड और प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशन है, ऑपोजिट रिलेशन है। As a result, the demand curve slopes downward. So ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्यों ऐसा होता है, डिमांड क्यों देयर इज ऑपोजिट रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस? तो इसके 4 रीजन है। नंबर 1 इज इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का मतलब है कि जब भी कोई भी चीज का प्राइस कम हो जाता है, इससे क्या होता है? कंज्यूमर का जो परचेसिंग पावर है वो बढ़ जाता है। कंज्यूमर के पास अभी पैसा थोड़ा बच जाता है, सेव कर पाता है, क्योंकि प्राइस अभी कम हो गया है। तो जो पैसा सेव हुआ कंज्यूमर के पास, वो सेव पैसे से कंज्यूमर वो जो गुड है वो ज्यादा क्वांटिटी में खरीद सकता है। इसीलिए क्या होता है? प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाता है। इनकम इफेक्ट मीन्स when the price of a commodity falls, the consumer have greater purchasing power, and with that greater purchasing power, the consumer is more encouraged to demand that commodity more. That's why demand increases with a decrease in price, and vice versa. Vice versa means opposite. जैसे that means अगर प्राइस बढ़ गया तो कंज्यूमर का परचेसिंग पावर कम हो जाएगा, तो इससे वो कम डिमांड करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑपोजिट रिलेशनशिप का बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मीन्स व्हेनेवर द प्राइस ऑफ ए गुड फॉल्स, द रिलेटिव प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट राइजेस। जैसे कि हमने कोलगेट और पेप्सोडेंट का एग्जांपल लिया था। अगर कोलगेट का प्राइस कम हो जाता है कोलगेट, तो इससे क्या होगा? पेप्सोडेंट का प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर कोलगेट और पेप्सोडेंट दोनों अगर 30-30 है, ये कोलगेट है ये पेप्सोडेंट है, और दोनों सपोज 30-30 है, लेकिन अभी अगर कोलगेट का प्राइस 20 हो गया और पेप्सोडेंट का प्राइस 30 ही है, तो जो रिलेटिव प्राइस है, अगर हम कंपेयर करेंगे, जो रिलेटिव प्राइस है वो पेप्सोडेंट का अभी बढ़ गया है। तो इससे क्या होगा कि जो कंज्यूमर है, जो पहले पेप्सोडेंट खरीदता था, वो अभी क्या खरीदेगा? वो भी खरीदेगा कोलगेट। इससे क्या होगा? कोलगेट का डिमांड बढ़ जाएगा।
So this is the substitution effect, that whenever the price of a commodity falls, the relative price of its substitute rises. Therefore, the consumer substitutes the cheaper good with the dearer. This is the substitution effect. The next factor is law of diminishing marginal utility. ये लॉ हम पढ़ चुका है चैप्टर नंबर 2 में. What does the law says? The law says that a consumer buys more and more of good if its price is lower than marginal utility. प्राइस अगर मार्जिनल यूटिलिटी से लोअर है तो कंज्यूमर कमोडिटी को ज़्यादा खरीदेगा. क्यों ज़्यादा खरीदेगा? क्योंकि कंज्यूमर हमेशा अगर वो इक्विलिब्रियम पे पहुंचना चाहता है वो उसके लिए प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी को इक्वल होना पड़ेगा. मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट बी इक्वल टू प्राइस, ये कंडीशन था इक्विलिब्रियम का. तो प्राइस अगर कम होता है तो कंज्यूमर उस कमोडिटी को ज़्यादा कंज्यूम करेगा ताकि प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हो सके. सो दैट्स व्हाई डिमांड राइजेस विद डिक्रीज इन प्राइस एंड वाइस वर्सा. और जो लास्ट फैक्टर है वो है चेंज इन नंबर ऑफ buyers. When price of a commodity falls, many new buyers starts demanding the good which they were not able to buy due to high price. जब भी प्राइस चेंज होता है या प्राइस कम होता है तो बहुत सारे लोग जो उसको नहीं खरीद पा रहे थे क्योंकि उसका प्राइस ज़्यादा था वो अभी वो खरीद सकते. सो दिस इज हाउ चेंज इन नंबर ऑफ बायर्स affects or is the reason behind the inverse relationship between demand and price. So ये सब reasons है प्राइस और डिमांड के बीच में ऑपोजिट रिलेशनशिप का. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्टेशंस और लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. एक्सेप्टेशंस और लिमिटेशंस का मतलब है कि जो लॉ ऑफ डिमांड है जो हमने अभी पढ़ा है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होता है और प्राइस कमने से डिमांड बढ़ जाता है, ये कहाँ कौन कौन सा सिचुएशन पे ये काम नहीं करेगा. दैट मीन्स प्राइस बढ़ने से डिमांड कम नहीं होगा और प्राइस कम होने से डिमांड नहीं बढ़ेगा. ये कौन कौन सा सिचुएशन में होगा? सबसे पहला जो सिचुएशन है वो है इन केस ऑफ गिवन गुड्स. गिवन गुड्स क्या है? गिवन गुड्स आर नेम्ड आफ्टर Robert Giffen. Giffen goods are those goods whose demand increases with the increase in price and demand decreases with the decrease in price. तो यहाँ पे क्या होता है? एकदम पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड के बीच में इन केस ऑफ गिवन गुड्स. गिवन गुड्स क्या है? वो गुड्स है जिसका डिमांड बढ़ जाता है प्राइस बढ़ने से और डिमांड कम हो जाता है प्राइस कम होने से. तो ये गुड्स कौन से गुड्स है? जनरली जो बहुत ही गरीब लोग हैं, जो पुअर कंज्यूमर्स हैं, जो बहुत ही मिनिमम गुड्स कंजम्पशन करते हैं और लो क्वालिटी गुड्स कंज्यूम करते हैं, तो जब प्राइस कम हो जाता है तो उससे क्या होता है, जो वो लोग कंज्यूम कर रहे थे उसका प्राइस अगर कम हो गया तो जो पैसा सेव हो जाता है उससे वो कुछ नया और बेटर क्वालिटी गुड्स खरीदते. वो जो खा रहे थे, अगर वो लोग सपोज बहुत सिर्फ दाल और रोटी खा रहे थे तो दाल और रोटी का प्राइस कम होने से अभी दाल और रोटी और ज़्यादा नहीं खरीदेंगे. वो लोग क्या खरीदेंगे? जो पैसा बचेगा वो दूसरा गुड खरीदेंगे. तो ये सिचुएशन बेस्ड है, गिवन गुड्स सिचुएशन बेस्ड है. तो गिवन गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है. दूसरा है वेबलेन गुड्स. वेबलेन गुड्स का मतलब है, ये भी नाम दिया गया है आफ्टर थॉर्स्टेन वेलवेन. वेलवेन गुड्स आर लग्जरी गुड्स और आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, जैसे कि गहना हो गया, सोने का सामान हो गया, ज्वेलरी, या फिर ब्रांडेड कार हो गया, एसी हो गया. ये जितना भी लग्जरी गुड्स होता है, हाई प्राइस गुड्स होता है, उनको वेबलेन गुड्स कहा जाता है. तो जो हाई प्राइस गुड्स होता है उसमें क्या होता है? सम पीपल इन ऑर्डर टू इम्प्रेस अदर्स और टू देमसेल्व्स, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए और खुद को भी, वो लोग क्या करते हैं, जब एक्सपेंसिव होता है सामान, प्राइस जब बढ़ जाता है तब वो उसको ज़्यादा खरीदते हैं. तो बेसिकली वेबलेन गुड्स और आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन ये अप्लाई होता है जो लोग बहुत पैसे वाले, जो लोग बहुत रिच है, वो लोग अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा दिखाने के लिए क्या करते हैं?
प्राइस जब बढ़ता है तब वो ज़्यादा खरीदते हैं और प्राइस जब कम हो जाता है तब वो नहीं खरीदते. सो दिस इज about the Evelyn goods where the law of demand does not apply. The next factor is consumer ignorance. Consumer अगर ignored है प्राइस को लेके तब भी ये लॉ अप्लाई नहीं करेगा. जैसे कि कुछ कंज्यूमर्स होता है जो सामान का जो क्वालिटी है उसको प्राइस से जज करता है. प्राइस अगर ज़्यादा होगा तो सामान का क्वालिटी भी ज़्यादा होगा, प्राइस अगर कम होगा तो सामान का क्वालिटी कम होगा. ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं जो प्राइस से जज करता है सामान का क्वालिटी. तो उन लोग के लिए ज़्यादा प्राइस मतलब अच्छा क्वालिटी, तो वो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, और कम प्राइस का मतलब है लो क्वालिटी, उसको कम खरीदेंगे. सो दिस इज हाउ कंज्यूमर्स इग्नोरेंस ऑल्सो, इन केस ऑफ कंज्यूमर इग्नोरेंस द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई. और लास्ट जो सिचुएशन है जहाँ पे ये लॉ काम नहीं करता है वो है नेसेसरी गुड्स. कुछ ऐसे गुड्स होता है जो हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि दवाई हो गया या फिर सॉल्ट हो गया, कुकिंग गैस हो गया, या फिर कुछ ऐसे सामान जो कांस्टेंट यूज़ का वजह से ज़रूरी बन जाता है, जैसे कि टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया. तो इन सब नेसेसरी गुड्स का केस में भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है. प्राइस बढ़े कमे कुछ भी हो, खरीदना तो पड़ेगा ही, कंज्यूम तो करना ही पड़ेगा. कभी कभी कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, जैसे कि सिगरेट हो गया, तो इसका जब आदत बन जाता है तब भी इवन इफ इट इज हार्मफुल तो उसको कंज्यूम करना बंद नहीं कर पाता है, इवन इफ द प्राइस इंक्रीजेस. सो ये सब सिचुएशंस के टाइम पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है. This is the last topic of this chapter, change in quantity demanded and shifts in demand. Both are different concepts. हमने पढ़ा था कि डिमांड जो है इंडिविजुअल डिमांड वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो प्राइस पे डिपेंड करता है, इनकम पे डिपेंड करता है, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स के ऊपर डिपेंड करता है, और टेस्ट एंड प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है. डिपेंड करता है मतलब अगर ये सब फैक्टर्स चेंज होता है, अगर इनकम चेंज होता है, अगर प्राइस चेंज होता है, अगर टेस्ट चेंज होता है, तो डिमांड भी चेंज होगा. Now, what is change in quantity demanded? Change in quantity demanded refers to change in quantity demand. That means expansion or contraction in demand because of change in its price. Other things remaining same. So demand को हमने देखा था चार चीजें अफेक्ट करता है: प्राइस, इनकम, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड टेस्ट. तो सिर्फ प्राइस ऑफ ओन गुड को छोड़ के बाकी सबको हमको कांस्टेंट रखना है. जब प्राइस ऑफ ओन गुड चेंज होगा तब जब डिमांड चेंज होगा, क्वांटिटी डिमांड, उसको हम बोलेंगे चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड. अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम मतलब यहाँ पे इनकम ऑफ द कंज्यूमर फिक्स है, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स फिक्स है, और टेस्ट एंड प्रेफरेंस फिक्स है. ये तीनों फिक्स रह के सिर्फ प्राइस ऑफ द गुड चेंज होने से जब डिमांड क्वांटिटी डिमांड चेंज होगा उसको बोलता है चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड. और शिफ्ट इन डिमांड का मतलब क्या है? शिफ्ट इन डिमांड का मतलब है इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड अदर देन प्राइस. तो यहाँ पे ऑपोजिट है, यहाँ पे प्राइस ऑफ द गुड फिक्स रहेगा और बाकी चीजें चेंज होगा, जैसे कि इनकम चेंज हो सकता है, टेस्ट कंज्यूमर का चेंज हो सकता है, या फिर प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंज हो सकता है, लेकिन कमोडिटी का जो खुद का प्राइस है वो फिक्स रहेगा. तो एज्यूमिंग कमोडिटीज ओन प्राइस इज फिक्स, व्हेन द अदर फैक्टर्स विल चेंज, डिमांड विल चेंज, एंड दैट विल बी कॉल्ड शिफ्ट इन डिमांड. जैसे कि यहाँ पे हमने शिफ्ट इन डिमांड को दिखाया है, ये शिफ्ट इन डिमांड है और ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ओरिजिनल प्राइस P और Q है, और P से जब प्राइस बढ़ गया P1 हो गया तो क्वांटिटी Q से घट के क्या हो गया, Q1 हो गया. दिस इज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड मीन्स डिक्रीज इन डिमांड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस. प्राइस जब बढ़ गया डिमांड कम हो गया, दिस इज कॉन्ट्रैक्शन. और P से जब P2 हो गया, P से P2 हो गया मतलब प्राइस कम हो गया, तो इससे क्या हो गया, डिमांड बढ़ गया, Q से Q2 हो गया. तो जब प्राइस कम होता है और डिमांड उससे डिमांड बढ़ता है उसको बोलता है एक्सपांशन इन डिमांड. तो दिस इज द केस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड वेयर डिमांड चेंजेस ओनली बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस. एंड दिस इज शिफ्ट इन डिमांड. यहाँ पे क्या होता है, प्राइस फिक्स रहता है,
यहाँ पे हम देख सकते हैं प्राइस ना वो इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, दिस इज फिक्स। तो ये जो डिमांड में जो शिफ्ट हुआ, राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट, ये किसके वजह से हुआ? हमने एज्यूम किया दैट इनकम ऑफ द कंज्यूमर हैज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, सो प्राइस रिमेनिंग सेम। जब इनकम बढ़ जाता है कंज्यूमर का तो डिमांड कर्व कहाँ पे शिफ्ट करेगा? राइट साइड शिफ्ट करेगा। और प्राइस एज्यूमिंग फिक्स, जब डिमांड कम हो जाएगा तो डिमांड कर्व शिफ्ट करेगा लेफ्ट साइड। डिमांड राइट साइड शिफ्ट मतलब डिमांड ज्यादा हो गया है Q से Q2, और डिमांड लेफ्ट साइड मतलब डिमांड कम हो गया है Q से Q1. So this is about shift in demand. Shift in demand means right shift and left shift that occurs because of change in the other factors, price of the good remaining same. So this is about concept of change in quantity demand and shift in demand. Now why demand may shift to the right side, that means demand इंक्रीज क्यों हो सकता है, एंड वाई डिमांड में शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड, दैट मीन्स डिमांड डिक्रीज क्यों हो सकता है। इंक्रीज होने का रीजंस तो जैसे कि एक तो पहले ही बता दिया था, इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। और भी रीजंस है जैसे कि इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ए सब्स्टिट्यूट गुड, ए फॉल इन द प्राइस ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री गुड, और इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। सो इन सब के रीजंस, ये सब रीजंस की वजह से डिमांड बढ़ सकता है, और डिमांड कम क्यों हो सकता है? ठीक इसका ऑपोजिट हम बोलेंगे, डिक्रीज इन प्राइसेस ऑफ ए सब्स्टिट्यूट गुड, डिक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इससे डिमांड कम हो जाएगा। देन ए राइज इन द प्राइस ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री गुड, ए फॉल इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स ऑफ द कमोडिटी। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजंस डिमांड विल डिक्रीज. Now in the end there are some questions, some important questions in point of view of your examinations. Please try to answer these questions. These questions are very important. So this is all about the concept of demand. In my next video I will discuss a related concept of this chapter, that is elasticity of demand. So till then please go through this video properly, because this concept of demand is very important. Thank you.